Good morning, everyone. Welcome back to BFSC Fisheries online classes. It's about lecture 5. We have earlier studied about lecture 4, in which we have discussed about the factor which affect the storage of food, stored food, which was earlier discussed. And now in lecture 5, we are here to explain what are the antimicrobial constituents and the barrier, means what are the factors that may resist the microorganism not to enter inside the body. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म में नहीं आते, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें पहला है एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट और बैरियर। एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट और बैरियर क्या क्या हो सकता है। हम लोग सब जानते हैं कि स्किन होता है, शेल होता है या हस्क होता है, ये सारे कवरिंग होते हैं। कवरिंग नेचुरल भी हो सकते हैं, आउटर स्किन भी हो सकते हैं, या फिर एनिमल स्किन भी होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने के लिए उस पार्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाए रखता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सपोर्ट करता है इस मामले में, वो है पहला नेचुरल कवरिंग। नेचुरल कवरिंग जैसे एग का नेचुरल कवरिंग होता है, स्किन का नेचुरल कवरिंग है, कवरिंग ऑफ फिश और मीट, ये सारे नेचुरल कवरिंग हैं। और उसके बाद होता है आउटर कवरिंग, जैसे जिसकी मतलब उसकी वाटर एक्टिविटी लो है। अगर वाटर एक्टिविटी लो होगी किसी भी तो उस पार्टिकुलर सिस्टम में अगर लो माइक्रो वाटर एक्टिविटी होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। उसी तरह एनिमल स्किन की अगर बात की जाए तो उसमें शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं या फिर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसके कारण कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। तो फिर अब है दूसरा, ये तो हुआ कि एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट और बैरियर क्या क्या होते हैं। दूसरा है कि एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स क्या क्या हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए मतलब ग्रोथ को अवॉइड करते हैं। वो है जैसे स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे हम लोग फ़िश को कलेक्ट किए किसी भी मतलब हैंडलिंग से लेके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उसके ट्रांसपोर्ट तक में उसका जो भी स्टोरेज टेम्परेचर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो ये स्टोरेज टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि उसमें कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब ग्रो करता है। उसके बाद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ स्टोरेज इन्वायरमेंट। तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैसेस। और फिर चौथा फैक्टर है प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है कि ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं जो कि टेम्परेचर कैसा भी हो उसमें वो सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कोई जैसे साइक्रोट्रोप्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। हम यहाँ देखेंगे, ये एक पार्टिकुलर चार्ट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये साइक्रोट्रोप्स होते हैं जो कि मिनिमम टेम्परेचर -5 और +5 के बीच में सर्वाइव करते हैं। इसके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज़ 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब है साइक्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं कि साइक्रोफाइल मिनिमम टेम्परेचर के उसके ग्रोथ के लिए -5 से +5 होना चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर 12 से 15, मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 20 होना चाहिए। तो साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं जो कि ग्रो करेंगे लो टेम्परेचर में। दो तरह के साइक्रोफाइल्स होते हैं, ऑब्लिगेट साइक्रोफाइल्स जो कि कोल्ड लविंग है, उसके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दे विल बी अनेबल टू ग्रो अबव 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। फिर है साइक्रोट्रोप्स। अब है साइक्रोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, तो है ये होते हैं फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स। फैकल्टेटिव्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि कोई भी टेम्परेचर पे ग्रो करने में मतलब वो ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो इन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर एंड कॉज spoilage of chilled food. Example is alkali gels and Cronibacterium, Flavobacterium. तो ये सब होते हैं साइक्रोट्रोप्स।
ये सारे साइक्रोट्रोप्स हैं। और है मीज़ोफाइल। मीज़ोफाइल ग्रो वेल इन ऑब्लिगेट टेम्परेचर एंड कॉज स्पॉइलेज ऑफ चिल्ड फूड। फिर है एल्केलीजेन, कॉर्निबैक्टीरियम। ये सारे एग्जाम्पल हैं साइक्रोट्रोप्स के। फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म वही हैं ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि किसी भी टेम्परेचर में ग्रोथ कर सकते हैं। दे आर सेड टू बी एज फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब है मीज़ोफाइल। दे कैन ग्रो इन ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज़ -30 to -40 डिग्री सेल्सियस। तो मीज़ोफाइल कैसे ऑर्गेनिज्म हुए? वो हुए सॉल्ट लविंग। अब है थर्मोफाइल। थर्मोफाइल्स का मतलब जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है -55 से -75 डिग्री सेल्सियस। और ये बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट होते हैं फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बट थर्मोफिलिक स्पोर्स फॉर्मर ऑफ जीनस बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम कॉज स्पॉइलेज फूड। लेकिन जो थर्मोफिलिक स्पोर जो फॉर्म करते हैं वो है जीनस बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम के, और वो मेनली स्पॉइलेज करते हैं फूड में। अब है मोल्ड्स और ईस्ट क्या होते हैं? तो मोल्ड्स होते हैं वो जो कि ग्रो करते हैं एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। जैसे मोल्ड्स का एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम, थैमिनीडियम स्पीसीज़। ये सारे स्पीसीज़ मोल्ड्स के एग्जांपल हैं जो कि ग्रो करते हैं रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में। मतलब कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में हो तब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। अब है ईस्ट क्या होता है? दे आर yeast that grow over साइक्रोफिलिक एंड मीज़ोफिलिक टेम्परेचर रेंज। मतलब वो टेम्परेचर रेंज जिसमें कि साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म और मीज़ोफिलिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, वो उसमें ईस्ट भी हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है आइडियल टेम्परेचर क्या होता है? अब है आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ मोस्ट वेजिटेबल। यहाँ ये दिया गया है कि कौन कौन से टेम्परेचर हैं जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ है कि वो आइडियल है वेजिटेबल के लिए, मतलब टेम्परेचर को स्टोरेज करने के लिए। तो वेजिटेबल के लिए आइडियल टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। बनाना के लिए है -13 to 17 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर फॉर मोर फूड्स। So this was the antimicrobial constituent and barrier. Now the other part was lecture number 6 about the effect of RH on food being stored. Water transfer occur if stored in low water activity in high RH environment. मतलब कि वाटर ट्रांसफ़र इफेक्ट ऑफ आर एच इज़ वाटर एक्टिविटी हम लोग देखें तो, और ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है? वाटर ट्रांसफ़र अकर इज स्टोर्ड इन लो वाटर एक्टिविटी इन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट। अगर किसी भी मतलब फूड का वाटर एक्टिविटी कम है और उसकी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाटर ट्रांसफ़र होगा। मतलब वाटर ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम इन्वायरमेंट टू फूड। मतलब इन्वायरमेंट से फूड में वाटर का ट्रांसफ़र होता है अगर वाटर एक्टिविटी कम है। इस कारण
इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि इन्वायरमेंट में वाटर एक्टिविटी ज़्यादा थी और फूड में कम थी वाटर एक्टिविटी, तो इन्वायरमेंट से फूड में चला गया ये वाटर का ट्रांसफ़र हुआ, ताकि मतलब वाटर एक्टिविटी जहाँ ज़्यादा थी उसको जहाँ कम थी उसको इक्वलाइज़ करने के लिए, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए वाटर का ट्रांसफ़र होता है। अब है कि फूड ऑफ हाई वाटर एक्टिविटी व्हेन स्टोर्ड इन लो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट दे लूज़ मॉइस्चर। मतलब अगर फूड में ज़्यादा वाटर एक्टिविटी होगा और वो स्टोर किया गया है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब यहाँ भी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है क्योंकि फूड में वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उस केस में उस फूड का फ्लैसिड होना ज़रूरी है। फ्लैसिड मतलब दे विल श्रिंक एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन ड्यू टू लॉस ऑफ क्वालिटी, और वो अनफिट होता है कंजम्पशन के लिए क्योंकि उसका क्वालिटी लॉस हो जाता है। अब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पॉइलेज क्या है। तो जैसे टेम्परेचर मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का यहाँ पे क्या रोल है, मतलब वो दोनों में क्या मतलब संबंध है, मतलब वो कैसे रिलेट करता है टेम्परेचर से, तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है किसी भी फूड का, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी डिक्रीज़ कर जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि RH डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि हम लोग पहले भी ये देख चुके थे कि वाटर एक्टिविटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फूड ससेप्टेबल है स्पॉइलेज का, दे विल स्टोर अंडर लो RH कंडीशन। मतलब अगर कोई भी फूड ऑर्गेनिज्म लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन में स्टोर्ड है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर कम है, तो वो ससेप्टेबल है स्पॉइलेज का, क्योंकि हम लोग ये देख चुके थे इस लेक्चर में, लेक्चर 5 में, कि ईस्ट और मोल्ड जो है वो ग्रो करता है आइस टेम्परेचर में, मतलब रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में। अब है इनप्रॉपरली wrapped animal kept in refrigeration have high relative humidity undergo surface spoilage। अगर कोई भी फूड इम्प्रॉपरली रैप्ड है फ्रीजर में, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी, देन उसका क्या होगा, मतलब उसका अंदर से स्पॉइलेज नहीं होगा, उसका सरफेस स्पॉइलेज होगा। ठीक है। अब है प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट। गैसेस जैसे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसमें क्या होता है, वो फेवर करेंगे ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर ऑक्सीजन किसी भी मतलब फूड में डाला जाए तो उसका क्या होता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में ससेप्टेबल होते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर पैकिंग के समय किसी भी मतलब फूड में ऑक्सीजन किसी तरह आ जाए, तो वो ऑक्सीजन रिडक्शन करता है, मतलब लिपिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो उस केस में ऑक्सीजन को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे केस में ऑक्सीजन को कैसे निकाला जाता है, मतलब लिपिड को ऑक्सीडेशन, ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी फूड ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग पैक कर रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह की लिपिड है या फिर और भी कोई सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीजन के साथ मतलब अगर उसका रिएक्शन हो जाए, तो वो उस फूड ऑर्गेनिज्म को ख़राब कर सकते हैं, मतलब उसका रिडक्शन हो सकता है। तो उसमें से ऑक्सीजन को निकालना ज़रूरी है, और उस ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैसेस यूज टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। मतलब अगर हम लोग उसका MAP करेंगे, मतलब MAP का मतलब होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, मतलब कि उसमें CO2, N2 एंड ओजोन, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन डाल दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन मतलब उसमें से हट जाता है, मतलब उसको हटाने के लिए ये सब गैसेस दिए जाते हैं, और ये सब गैसेस ऐसे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। मतलब उस केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू व्हेन देयर विल बी ऑक्सीजन इन दैट पार्टिकुलर फूड।
फूड पैक अंडर सच कंडीशन आर अभी जैसे हम बताए थे कि MAP मतलब मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 N2 और ओजोन गैसेस डाले जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जा सके। उस केस में पैकेजिंग के समय ऑक्सीजन को किसी तरह निकाला जाता है और CO2 N2 और ओजोन के प्रेजेंस में पैकेजिंग की जाती है। अब है मोल्ड, जो हम लोग बताए थे पहले भी कि रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं। मोल्ड्स एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोर सेंसिटिव टू CO2 देन ग्राम पॉजिटिव। यह कंपैरिजन किया गया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। तो हम लोग ये देखे हैं कि अगर जब ग्राम पॉजिटिव माइक्रो मोल्ड्स और जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो CO2 के प्रेजेंस में मोर एक्टिव होते हैं, मतलब अगर सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर CO2 रहेगा। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब क्या है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस आर रेजिस्टेंट टू CO2। जो लैक्टोबैसिली है वो क्या होता है, वो CO2 के प्रेजेंस अगर रहेगा तो भी वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि CO2 पे भी ग्रो कर जाते हैं। अब क्या है, ईस्ट सो कंसीडरेबल रेसिस्टेंट, मतलब वो उतने ज़्यादा नहीं, मतलब है रेसिस्टेंट उतने ज़्यादा नहीं, एंड टॉलरेट हाई CO2 लेवल बट कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। लेकिन ये क्या होते हैं, हाई CO2 लेवल को टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन जब कार्बोनेटेड बेवरेज को स्टोर किया जाता है उसके केस में स्पॉइलेज के लिए ईस्ट ही बहुत हद तक कारण है उसका। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग सबसे पहले पढ़े लेक्चर 5 में कि एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या थे और बैरियर्स क्या क्या हैं जो कि स्टॉप करते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए। पहले हम लोग पढ़े थे, उसमें था कि स्किन थे, सेल थे और हस्क थे। फिर हम लोग देखें कि एक्सट्रिंसिक पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्टोरेज इन्वायरमेंट, ये सब जो थे वो थे एक्सट्रिंसिक इन्वायरमेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए उसको अवॉइड करते हैं ग्रोथ। मतलब अगर हम लोग ये पहले से समझ लें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो हम लोग पहले से उस टेम्परेचर को ना रख के उससे बेटर टेम्परेचर को रख सकते हैं ताकि उसका ग्रोथ अवॉइड किया जा सके। अब हम लोग देखे थे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वाटर एक्टिविटी में कैसा रिलेशन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर एक्टिविटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और अगर वाटर एक्टिविटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो या लो हो तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है, मतलब उसमें वो ग्रो कर सकते हैं नहीं। ये भी हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का अगर हो तो कैसे वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर बहुत MAP फूड पैकेजिंग हो, मतलब कि उसमें ऐसा कंडीशन लाया जाए जिसमें CO2 N2 और ओजोन के प्रेजेंस में पैकेजिंग हो, तो हम लोग बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन and hope you all are must be safe. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you.